जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन ऑन बोर्ड में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पिन कमेंट में जाके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम जानेंगे वीन रेडिएशन लॉ के बारे में, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में, रिलाइजिंग लॉ के बारे में, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन से पिछले ऑब्जर्वेशन थे जिनके बेसिस पे वीन रेडिएशन लॉ और वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया गया। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि जब हम किसी ब्लैक बॉडी को गर्म करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें इसका कलर बदलता है, इसका कलर चेंज होता है। मिसाल के तौर पे जब हम किसी ब्लैक बॉडी को 800 केल्विन पर गर्म करते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, येलो से व्हाइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। साथ ही हर एक टेम्परेचर की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, और हर पर्टिकुलर वेवलेंथ का एक मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी पॉइंट होता है जिसको हम पीक या पीक वेवलेंथ कहते हैं। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ये पीक या पीक वेवलेंथ जो होती है ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होने लगती है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे जिनके बेसिस पे वीन ने वीन रेडिएशन लॉ और वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे वीन केयरफुली स्टडीड द प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस। वीन केयरफुली स्टडीड द प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस। पॉइंट नंबर 1 आप डालेंगे, उसमें लिखेंगे व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड, व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड इट कलर चेंज, इट कलर चेंज। पॉइंट नंबर 2 डालेंगे, उसमें लिखेंगे एट 800 केल्विन, एट 800 केल्विन इट लुक्स रेड। 800 केल्विन पर क्या होता है, 800 केल्विन पर ये रेड दिखना शो होती है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इट चेंज फ्रॉम रेड टू ऑरेंज, इट चेंज, इट चेंज फ्रॉम रेड टू ऑरेंज, देन येलो एंड फाइनली व्हाइट, देन येलो एंड फाइनली व्हाइट। उसके बाद आप लिखेंगे चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे एट एवरी टेम्परेचर, एट every temperature there is a particular wavelength, at every temperature there is a particular wavelength having a maximum radiation intensity point called peak, having a maximum radiation intensity point called peak. As the temperature increases, the peak shift towards the shorter wavelength, the peak shift towards the shorter wavelength। ये सारे पॉइंट आप लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं वीन रेडिएशन लॉ के बारे में। तो वीन ने हमें बताया कि अलग अलग वेवलेंथ पर इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ किस पर ज्यादा होगी और किस पर कम। मिसाल के तौर पे अगर कोई वेवलेंथ रीजन है जिसको हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं लैम्डा 2, लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ये क्या है, ये वेवलेंथ, ये वेवलेंथ रीजन है, वेवलेंथ रीजन है लैम्डा 2, लैम्डा प्लस डी लैम्डा। इसको अगर मुझे दिखाना हो वेवलेंथ इंटेंसिटी ग्राफ पर, तो इस तरीके से दिखाऊंगा मैं कि ये मान लीजिए 400 नैनोमीटर हो गया, ये यहाँ पे कहीं पे, ये यहाँ 700 नैनोमीटर, और ये हमारी ये वेव हो गई। और कोई एक वेव हम ले लेते हैं, ये हो। तो ये तो हमें पता है कि ये लैम्डा मैक्सिमम होता है। ये आगे मैं अभी बताऊंगा। जो हम वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ेंगे तो उसमें मैं ये पढ़ाऊंगा कि लैम्डा मैक्सिमम ये होता है यहाँ पे, और उसी से ही हम इसको फाइंड आउट करते हैं वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ से। अच्छा, अगर हमको लैम्डा इस पर्टिकुलर पॉइंट की इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करनी हो, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया यहाँ पे। ये व्हाइट रीजन जो है, ये इसको हम मान लेते हैं ये लैम्डा 2
लैम्डा प्लस डी लैम्डा। इसको अब अगर हमें निकालना हो, इसकी इंटेंसिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी हो, तो हम यूज करते हैं वीन्स रेडिएशन लॉ को। तो ये जो मेन वीन्स रेडिएशन लॉ है वो इस पर ही बेस्ड है कि अगर हमको लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा ये वेवलेंथ रीजन की अगर हमें इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे करेंगे। अब वीन्स रेडिएशन लॉ का स्टेटमेंट एक बार हम देख लेते हैं। हम लिखेंगे द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी emitted by a black body per unit volume at an absolute temperature and contained the spectral region included within the wavelength lambda 2 lambda plus d lambda is given as हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी किसकी, वेवलेंथ रीजन लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा की पर यूनिट वॉल्यूम और एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर वेवलेंथ है तो टेम्परेचर होगा एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड कंटेन्ड द स्पेक्ट्रल रीजन। वही चीज आ गई, वेवलेंथ रेंज कहां से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक। तो हम लिखेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन वेवलेंथ रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन वेवलेंथ रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। इसको कुछ बुक्स में यू लैम्डा भी लिखा गया है और कुछ बुक्स में इसको ई लैम्डा भी लिखा गया है। इसमें आप कंफ्यूज ना होना, तो हम लिखेंगे यू लैम्डा डी लैम्डा और ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा की पावर 5 और फंक्शन ऑफ लैम्डा ई इंटू डी लैम्डा। फंक्शन को हम इसको खोल लेते हैं तो ये आ जाएगा यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा की पावर 5 और फंक्शन को हम खोलेंगे तो इसको कुछ बुक्स में ए इस तरीके से दिया हुआ है, ए ई की पावर माइनस बी अपॉन लैम्डा टी और डी लैम्डा। और कुछ बुक्स में इसको और करके हम लिख लेते हैं, कुछ बुक्स में इस तरीके से दिया हुआ है 1 अपॉन लैम्डा की पावर 5 C1 ई की पावर माइनस C2 अपॉन लैम्डा टी और डी लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कंफ्यूज ना होना। अगर आप ए लिख रहे हो तो ये ए और बी जो है या C1 और C2 जो है ये रेडिएशन कांस्टेंट है। बेसिकली इसको हम रेडिएशन कांस्टेंट बुलाते हैं, कहते हैं, क्योंकि जब वीन्स रेडिएशन लॉ ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो है ना इनकी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम लिखते हैं C1 इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 अप्रोक्सीमेटली इतनी आई थी। और ये वाट मीटर क्यूब होता है। ये पहला जो रेडिएशन कांस्टेंट होता है, ये चाहे इसको हम A इजिकल्स टू C1 इजिकल्स टू हम इस तरीके से लिख सकते हैं और B इजिकल्स टू हम कह सकते हैं C2 इजिकल्स टू इसकी वैल्यू जो आई थी वो आई थी 1.43 है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है ये इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर केल्विन। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेंगे आप। तो वीन रेडिएशन लॉ हमें बताता है कि किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एमिटेड टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी
में से जो एनर्जी वेवलेंथ रीजन लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच वाले छोटे वेवलेंथ रीजन में निकलती है, उसे हम इस तरीके से उसको डिस्क्राइब करते हैं, या इस तरीके से हम उसको फाइंड आउट करते हैं, फिगर आउट करते हैं। ठीक है, तो इस वीन रेडिएशन लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसकी लिमिटेशंस ये थी कि शॉर्टर वेवलेंथ के लिए तो ये लॉ वैलिड साबित हुआ, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ के लिए ये फेलियर साबित हुआ, जिस वजह से ये पूरी तरह से जो रेडिएशन स्पेक्ट्रम है उसको फुल्ली डिस्क्राइब या फुल्ली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसमें ये फेलियर साबित हुआ। तो अब हम बात करेंगे वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में। तो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ बेसिकली हमको ये बताता है कि जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो धीरे धीरे शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होने लगती है। यही वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, ये इंटेंसिटी वेवलेंथ ग्राफ हम ले लेते हैं, और ये यहाँ कहीं पे विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है 400 नैनोमीटर से ये 700 नैनोमीटर तक। तो फॉर एग्जांपल हम जब टेम्परेचर देते हैं 2000 केल्विन हमने टेम्परेचर दिया, तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। 2000 या 3000 हम मान लेते हैं, 3000 केल्विन पर। ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिए बता देता हूँ, ये कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है ये। फिर इसका टेम्परेचर हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ये जो है वो, मान लीजिए हमने यहाँ पे 4500 केल्विन कर दिया, फिर हमने इसको बढ़ाया, फिर हमने इसको कर दिया 6000 केल्विन। कितना? 6000 केल्विन। अब ये जो 3000 केल्विन टेम्परेचर पर जो हमको कलर शो होगा वो रेड, और कुछ कलर शो होंगे रेड, रेड से फिर ये ऑरेंज की तरफ शिफ्ट होगा, ऑरेंज की तरफ शिफ्ट होगा ये कलर, फिर येलो की तरफ ये शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से ये जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ ये ग्राफ शिफ्ट होता जाएगा। अब अगर और भी हम मान लीजिए और टेम्परेचर इसका बढ़ा दें, हम मान लीजिए 7500 केल्विन टेम्परेचर पर कहीं यहाँ कहीं होगा ये, और ये कहलाएगा लैम्डा मैक्सिमम। ये इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ये लैम्डा मैक्सिमम होगा, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ये लैम्डा मैक्सिमम होगा। ये जो होगा ये पीक, जिसको हम बोलते हैं पीक, ये पीक शिफ्ट जो हमको देखने को मिलेगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव होगी। जब तक ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के ऊपर या उसमें रहेगी तो हमको ये कलर शो होंगे। जैसे ही ये और हम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हम इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे हमने इंक्रीज किया तो इसको हम मान लेते हैं 9000 केल्विन के अप्रोक्स हमने इंक्रीज कर दिया, तो ये और इधर शिफ्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पर ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को ये छोड़ देगा और शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा इसमें इम्प्रोवाइजेशन भी हो सकता है, थोड़ा सा मेरे बनाने में गलती भी हो सकती है, लेकिन ये समझाने के लिए है आपको कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो वेवलेंथ होती है, जो एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो उसकी वेवलेंथ जो होती है वो
शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ वो शिफ्ट होने लगती है। अब हम हेडिंग डालेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें हम लिखेंगे एज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज रेज्ड द मैक्सिमम एनर्जी टेंड्स टू बी एसोसिएटेड विद शॉर्टर वेवलेंथ। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मैक्सिमम एनर्जी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। सिंपल। इसमें हमने ये जाना कि जो हमारी वेवलेंथ होती है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा बराबर कांस्टेंट हमने ले लिया और बटे में टेम्परेचर अपॉन में टेम्परेचर। अब हम क्या करेंगे, इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू आई 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ये वैल्यू हर वेवलेंथ, हर पर्टिकुलर टेम्परेचर और उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए थी। फॉर एग्जांपल हमने कोई टेम्परेचर लिया T1, उस पर जो वेवलेंथ है वो λ1, उसकी वैल्यू बराबर है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T2 और उसकी वेवलेंथ λ2 के मल्टीप्लिकेशन के, और वो बराबर है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T3 और उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ λ3 के मल्टीप्लिकेशन के, और वो बराबर है इसी तरीके से एंड सो ऑन तक। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको निकालेंगे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जब हम करेंगे तो हमें सेम वैल्यू प्राप्त होगी, सेम वैल्यू हमें मिलेगी। 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। इसको आप नोट डाउन कर लें। और ये वैल्यू लैम्डा मैक्सिमम के लिए भी है। या हम ये कह सकते हैं कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इज इक्वल्स टू 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। अब हम जानेंगे रेलाई जीन लॉ के बारे में। बेसिकली रेलाई एंड जीन ये दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ब्लैक बॉडी को लेके कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस किए, उसके बाद इन्होंने रेलाई जीन लॉ या रेलाई जीन रेडिएशन लॉ इन्होंने दिया। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि जब जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है किसी ब्लैक बॉडी की पर यूनिट वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पर, और वेवलेंथ रेंज जो होती है वो लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा होती है, तो वो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की 4th पावर के। इसको इस तरीके से हम समझते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे रेलाई जीन लॉ या रेलाई जीन रेडिएशन लॉ। फिर हम इसमें लिखेंगे द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, the total amount of energy of a black body
per unit volume at an absolute temperature T in wavelength range lambda to lambda plus d lambda। इसको हम डिनोट करते हैं u लैम्डा से, इसको हम डिनोट करते हैं u लैम्डा से, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ की फोर्थ पावर के। कुछ बुक्स में, जैसा मैंने वीन रेडिएशन लॉ में भी बताया था आपको, कि कुछ बुक्स में आपको यहाँ ई लैम्डा भी देखने को मिल जाएगा। आप ई लैम्डा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ई लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की फोर्थ पावर। इसको हम खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं इसको। तो u लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4। या हम यू कह सकते हैं, u लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। तो रेलाई जीन लॉ, इसका जो फॉर्मूला है या ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ये लॉन्गर वेवलेंथ के लिए तो बिल्कुल ही सटीक बैठा, लेकिन जब हमने इसको शॉर्टर वेवलेंथ के लिए इसको हमने यूज किया, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको लैम्डा इस टेंस टू, हम यहाँ पर अगर 0 के टर्म्स में अगर हम देखें, तो अगर हम यहाँ 0 कर देंगे तो ये एनर्जी जो होगी ये इन्फिनाइट हो जाएगी। तो जब ये नेचर ये देखा गया, तो ये फेलियर में चला गया। एक फेलियर ये है इसमें कि लॉन्गर वेवलेंथ के लिए तो ये वैलिड है, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ के लिए ये फेलियर साबित हुआ। और जब हमने इसका ये नेचर देखा कि साइंटिस्ट ने जब इसका ये नेचर देखा कि ये शॉर्टर वेवलेंथ में इसकी एनर्जी इन्फिनाइट हो जा रही है, तो इसको एक नाम दिया गया। उस नाम को कहा गया अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रोफी। अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रोफी। तो यहाँ पर हमारा वीन रेडिएशन लॉ, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेलाई जीन लॉ समाप्त होता है। अगली वीडियो में आपको मैक्स प्लैंक, स्टीवन बोल्ट्जमैन और आगे जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं और उन्होंने क्या इसमें बदलाव किए, क्या सुधार किए, उसके बारे में हम जानेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।